जय हिंद। मैं हृदय शर्मा। दोस्तों, बुलंद हिंदी MPPSC के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं हृदय शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और आने वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आज हम एक टॉपिक को देखेंगे जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि मुख्य परीक्षा की दृष्टि से है। दोस्तों ये टॉपिक है भारतीय इतिहास से संबंधित, जिसका नाम होता है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं बिना अपना समय व्यतीत किए सिंधु घाटी सभ्यता कि क्या है सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो टॉपिक है, यहाँ से मुख्य परीक्षा में अक्सर प्रश्न बनते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, यहाँ की कला किस प्रकार की थी, चाहे एक सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता है, क्या इसके लक्षण हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो हम इसके आज समस्त प्रश्नों को डिस्कस कर लेंगे कि ये किस प्रकार विकसित हुई, किस प्रकार यहाँ जीवन जो है चला, किस प्रकार यहाँ जीवन का संचालन हुआ, किस प्रकार यहाँ विभिन्न गतिविधियाँ हुई, किस प्रकार कृषि हुई यहाँ की, किस प्रकार यहाँ व्यापार हुआ। इन सभी चीज़ों को देखने से पहले हम एक टॉपिक छोटे छोटे कुछ फैक्ट टाइप के हैं वो देखने पड़ेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके बारे में पहले बेसिक जानकारी देखनी होगी, क्योंकि हम मुख्य परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं। और जब भी यहाँ से कोई बड़ा प्रश्न बनेगा तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी लिखनी पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका समयकाल कब से कब तक माना जाता है। दोस्तों इसके समयकाल को लेकर बहुत सारे विद्वानों के बहुत सारे मत हैं, क्योंकि इसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इसके जो सर्वाधिक प्रचलित मत हैं, सर्वाधिक मान्य मत हैं, वो दो हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका समयकाल 2500 BC से 1900 BC तक है, यानी 2500 BC से 1900 BC तक इसका समयकाल है। जबकि कुछ विद्वान कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता है इसका समयकाल 3300 BC से 1700 BC तक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं इसके बारे में। ठीक है दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका जो पहला स्थान खोजा गया, उसके खोजकर्ता कौन थे, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, प्री में भी पूछ सकते हैं आपसे। उसके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे, जो आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है कहीं ना कहीं उससे संबंधित व्यक्ति हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज किसने की, तो बोले साहब दयाराम साहनी ने की। बोले कब की, 1921 में की। अच्छा, ये हड़प्पा सभ्यता जो है ये एक शहरी सभ्यता है, ये आपको इसके इंट्रोडक्शन में लिखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछ लें, कोई भी प्रश्न दे दे आपसे कि हड़प्पा सभ्यता के शहरी जो संरचना है उसको समझाइए, हड़प्पा की जो जल निकास प्रणाली है उसको समझाइए, तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी देनी होगी। तो क्या देंगे आप, इसका समयकाल लिख देंगे दोनों में जो आपको सही लगे, और लिख देंगे इसके खोजकर्ता कौन है, और लिख देंगे कि हड़प्पा की जो सभ्यता है वो एक शहरी सभ्यता है। तो इस प्रकार आपका अच्छा इंट्रोडक्शन बन जाएगा। एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। ये आपसे अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का आकार किस प्रकार है। दोस्तों हड़प्पा का जो आकार वो इस प्रकार बनता है, कुछ यहाँ पड़ जाता है अपना मांदा जम्मू कश्मीर में, दक्षिण में पड़ जाता है दयामाबाद, पूर्व में पड़ जाता है सुतकांगेडोर, इधर पड़ जाता है अपना आलमगीरपुर यूपी में, जो अपन अभी आने वाली स्लाइड में देखेंगे। तो दोस्तों आप सामान्य परिचय इसका समझ गए होंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता का समयकाल है वो 2500 BC से लेके 1900 BC तक है, पहली मान्यता। दूसरी मान्यता है 3300 BC से लेकर 1700 BC तक। ये ज़्यादा प्रचलित मान्यताएं हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे तर्क दिए हैं, तो अपन उनको ना देख के ज़्यादा मान्य है इनको देखेंगे। अगर ज़्यादा तर्क देखेंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। एक ये फैक्ट हो गया। और क्या देखेंगे, इसकी खोजकर्ता कौन है हड़प्पा सभ्यता के, दयाराम साहनी हैं। कब की खोज, 1921 में की। ये एक प्रकार की शहरी सभ्यता है। शहरी सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता में क्या अंतर होता है आपको पता है दोस्तों। जो शहरी सभ्यता होती है वो व्यापार पे आधारित होती है। क्या पे आधारित होती है, शहरी सभ्यता व्यापार पे आधारित होती है। ये मैं आगे और अच्छे से बता दूंगा। जबकि जो ग्रामीण सभ्यता होती है इनमें अंतर होता है मुख्य। ग्रामीण सभ्यता होती है वो कृषि, पशुपालन, इन चीज़ों पर आधारित होती है। कृषि और पशुपालन पर आधारित होती है। तो ये आपको समझना होगा। इसका अपन आगे वाली स्लाइड में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए दोस्तों अगला है, कुछ फैक्ट बनते हैं यहाँ से, कभी कभी फैक्ट पूछ लेते हैं। जो विभिन्न स्थल हैं उनकी खुदाई कब हुई, और साहब किसके नेतृत्व में हुई,
तो यहाँ से कभी कभी प्री में फैक्ट पूछ लेते हैं, विभिन्न स्थलों की खुदाई कब हुई। तो अपन देखते हैं जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो पहला स्थान था वो कब खोजा गया था, मैंने अभी बताया है। जो हड़प्पा के तहत, या यूँ कहें हम कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका हड़प्पा नाम क्यों पड़ा, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा, क्योंकि जिस स्थान को सबसे पहले खोजते हैं उसी के आधार पर संबंधित जो सभ्यता है उसका नाम रख दिया जाता है। यानी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत इसका जो नाम है, जो सबसे पहला क्षेत्र खोजा गया वो हड़प्पा था। अच्छा, बोले कब खोजा, वर्ष 1921 में खोजा, दयाराम साहनी के नेतृत्व में खोजा। और जो हड़प्पा क्षेत्र है ये रावी नदी के तट पर है। कहाँ है, रावी नदी के तट पर। ये भी आपको ये पूछ सकते हैं आपसे, अगर आपसे 3 नंबर में पूछा कि हड़प्पा दे दिया ऐसे लिख के प्रश्न पेपर में, हड़प्पा ऐसे लिख के दे दिया, वो लिखो 3 नंबर में, क्या लिखोगे आप इस पर, तो आप लिखोगे कि ये सबसे पहले खोज किसने की इसकी, तो आप बताओगे दयाराम साहनी ने की। अच्छा, बोले फिर कब की, तो आप बताओगे 1921 में की। बोले हड़प्पा है जो है ये किस नदी के तट पर है, तो आप लिखोगे बोले रावी नदी के तट पर है। ये लिखना है आपको, ऐसे लिखोगे आपको दोस्तों तो अच्छे नंबर मिलेंगे मुख्य परीक्षा में। ठीक है, हड़प्पा खोज किसने की, दयाराम साहनी ने की। कब की, वर्ष 1921 में की। किस नदी के तट पर की, रावी नदी के तट पर की। ठीक है, दयाराम साहनी ने। दूसरा स्थल जो आता है दोस्तों वो है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से आपको पता है एक विशाल स्नानागार भी मिला है, अपन इसको आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है, ये यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता है। और सिर्फ ये स्थान की ही नहीं बल्कि पूरी हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरा स्थल कौन सा था, मोहनजोदड़ो। इसकी खोज कब हुई, तो बोले वर्ष 1922 में इसकी खोज हुई। किसने की, राखलादास बनर्जी ने। कहाँ की, सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर की। दूसरा शहर मोहनजोदड़ो था जो कहाँ खोजा गया, सिंधु नदी के तट पर। किसने खोज की, राखलादास बनर्जी ने की। कब की, वर्ष 1922 में की। तीसरा स्थान आता है दोस्तों चाहुंदड़ो। बोले चाहुंदड़ो की खोज किसने की, तो बोले एक इतिहासकार हुए या पुरातात्विकविद हुए, कौन हुए, NG मजूमदार उन्होंने और अर्नेस्ट मैके, इन्होंने इसकी खोज की। किसकी, चाहुंदड़ो की खोज की। कब की, वर्ष 1931 में की। कहाँ की, सिंधु नदी के तट पर की। ठीक है, फिर चौथा स्थान दोस्तों आया सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर इसकी खोज कब की, बोले 1929 में की। सुतकांगेडोर की खोज किसने की, 1929 में की। अगला स्थान आता है वो आता है आमरी। आमरी अगला स्थान आता है आमरी। आमरी की खोज किसने की, NG मजूमदार, जिसने चाहुंदड़ो की खोज की थी। जो अगला स्थान आता है वो अपना आता है आमरी। आमरी की खोज किसने की, NG मजूमदार ने की। कब की, 1935 में की। और सिंधु नदी के तट पर यह स्थान स्थित है। कालीबंगा, कालीबंगा बेसिकली राजस्थान में आता है। तो कालीबंगा जो स्थान है उसकी खोज किसने की, बोले अमलानंद घोष ने की। कब की, वर्ष 1951 में की। घग्गर नदी के तट पर की, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये वही घग्गर नदी है जहाँ बाबर का युद्ध हुआ था, किससे, राणा सांगा के साथ। ये वही घग्गर नदी है। ठीक है, इसी के तट पर युद्ध हुआ था। इसको बोलते हैं घाघरा का युद्ध। आपको याद होगा इतिहास में, मध्यकालीन भारत में पढ़ा है हमने घाघरा का युद्ध। ये वही युद्ध है जो घाघरा नदी के तट पर हुआ था। किस किसके बीच हुआ था, बाबर के और राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, लिंक बन रही होगी आपकी, वही युद्ध है ये। कालीबंगा कहाँ है, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की 1951 में घग्गर नदी के तट पर। ये राजस्थान में आता है। अगला क्षेत्र आता है लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है अपना, गुजरात में पड़ता है दोस्तों, गुजरात में। खोज करता कौन है, SR राव। SR राव से खोज करता है। कब की खोज, बोले 1955 में कर दी। कहाँ कर दी, बोले भोगवा नदी के तट पर। ठीक है, ये 3 नंबर के फैक्ट हैं। आपसे ये कोई भी साइट दे देगा लिख के, उस पर आपको 3 नंबर में लिखना है। तो आप उसके खोजकर्ता का नाम लिख देंगे, खोजकर्ता कौन था, खोज कब हुई ये बता देंगे, किस नदी के तट पर था ये बता देंगे। और अगर आपको कोई विशेषता याद है तो वो बता देंगे। जैसे मोहनजोदड़ो में स्नानागार लिखना आवश्यक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला स्थान आता है रोपड़। अपन लोथल देखिए गुजरात में है, SR राव ने खोज की 1955 में की, भोगवा नदी के तट पर है। अगला स्थान आता है रोपड़, कि रोपड़ कहाँ है, किसने खोज की। तो रोपड़ है दोस्तों, इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की। किसने की, बोले यज्ञदत्त शर्मा ने की। कब की, इसकी खोज जो है दोस्तों वो करीब 3 वर्षों तक चली थी। 1953 से 1956 तक इसकी खोज चली थी। कहाँ, बोले सतलज के तट पर, सतलज के तट पर। ठीक है, रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 55 सतलज नदी के तट पर। ये आपको देखना है। सतलज नदी पे आपको पता होगा भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है।
भाखड़ा नांगल बांध, ये पूरा कनेक्ट करते चलना आप। और ये कहते हैं, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, कहते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध था, इसको बनाने में इतना कंक्रीट लगा था उस समय पे, इसको बनाने में इतना कंक्रीट लगा था कि पूरे विश्व के रोडों को उखाड़ कर दोबारा बनाया जा सकता था। ठीक है, इतना जो है उस समय पे वो लगा था कंक्रीट। भाखड़ा नांगल बांध में कहते हैं उस समय इतना कंक्रीट लगा था कि पूरे विश्व के रोडों को उखाड़ कर दोबारा बनाया जा सकता था। ठीक है, अपने रोपड़ देख लीजिए, जगदीश शर्मा ने खोज की 1953 से 55 में की, 56 तक की। ठीक है, सतलज नदी के तट पर। अगला आता है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी सबसे पहले कहाँ है, तो इसकी आपको विशेषता देखनी होगी। कहाँ है, तो बोले हरियाणा में है, हिसार हरियाणा। हरियाणा में भी कहाँ, हिसार नाम की जगह पे है, हरियाणा के हिसार में। अच्छा, ये जो स्थान है ये हड़प्पा की अब तक ज्ञात सबसे बड़ी साइट है। हड़प्पा की अब तक ज्ञात सबसे बड़ी साइटों में से सबसे बड़ी साइट है। दोस्तों एक स्थान आता है अपना, कौन सा, बनावली। बनावली खोज किसने की, बोले R.S. बिष्ट ने। एक वो हुए थे अपने आर्कियोलॉजिस्ट, इनको बोलते हैं अपन पुरातत्वविद। बनावली खोज किसने की, बोले साहब S.R. बिष्ट ने की, R.S. बिष्ट ने की। कब की, बोले 1937 में की। कहाँ, किस नदी के तट पर, बोले सरस्वती नदी के तट पर। तो ये आपका 3 नंबर के लिए कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न बनता है कि धौलावीरा है, धौलावीरा की खोज किसने की, बोले साहब J.P. जोशी ने की। धौलावीरा नामक स्थान की खोज किसने की, J.P. जोशी ने की। कब की, वर्ष 1967 में की। ये भी आपको याद रखना, वर्ष 1967 में की। और कहाँ की, लूनी नदी के तट पर की। दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपके यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे मुख्य परीक्षा में। प्री में तो बन ही सकता है कैसा, कि हड़प्पा की खोज किसने की, मोहनजोदड़ो की किसने की, कालीगंगा किस नदी के तट पर है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। मुख्य परीक्षा में कैसे बनेगा, आपको सीधा सा कोई भी एक साइट का नाम दे देंगे लिखकर। मान लो लोथल दे दी, लोथल का ये नाम दे दिया लिखकर, 3 नंबर के लिए खाली नाम लिखा रहेगा बस। अब आपको इस पर 3 नंबर में लिखना था, आप क्या लिखोगे, सबसे पहले इसे खोजकर्ता के बारे में लिख दोगे आप, इसके खोजकर्ता कौन है ये लिख दोगे। और फिर क्या लिखोगे, वर्ष लिख दोगे, कब खोज, इसकी जो खोज है वो कब हुई। फिर क्या लिखोगे, फिर आप ये लिखोगे तो किस नदी के तट पर है, किस नदी के तट पर है, ये लिख दोगे। अगर आपको कोई विशेषता याद है तो विशेषता लिख देना, मैं आने वाले लेक्चर में विशेषताएं बताऊंगा इन स्थलों की। ठीक है, मान लो कोई भी स्थान दे दिया, मान लो आमरी दे दिया, तो आप उस पर क्या लिखोगे, 3 नंबर में। ऐसे ही प्रश्न बनेंगे मुख्य परीक्षा में। मान लो आमरी दे दिया कि 3 नंबर में लिखो, क्या लिखोगे आप इस पर, कि साहब जो आमरी है उसकी खोज किसने की, बोले एन जी मजूमदार हैं, NG मजूमदार ने इसकी खोज की। बोले कब की, बोले वर्ष 1935 में की। बोले कहाँ की, बोले सिंधु के तट पर की। तो इस प्रकार का आपका आंसर का फॉर्मेट होगा। दोस्तों अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड में। अपन ने देख लिया अभी तक इनकी की जो साइट है, इनकी कौन सी साइट की खोज किसने की, मुख्य साइट है देखी। वैसे तो थी करीब 2800 स्थल अब तक अपन देख चुके हैं। लगभग हड़प्पा के 2800 स्थल भारतीय उपमहाद्वीप में मिल चुके हैं। कहाँ, भारतीय उपमहाद्वीप में ये मिल चुके हैं इतने स्थल। तो पूरे पढ़ना तो अपने बस की बात नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं उनको तो हम पढ़ सकते हैं ना। जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनको तो अपन पढ़ ही सकते हैं। तो अपन ने लगभग जो महत्वपूर्ण थे उनमें देख लिया, उनकी खोजकर्ता देख लिए, उनकी वर्ष देख ली, और जो किस नदी के तट पर हैं ये देख लिए। ये 3 नंबर में आपके लिए सफिशिएंट हो जाता है। दोस्तों अब देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है आपकी, जो सिंधु घाटी सभ्यता बोल लो या हड़प्पा सभ्यता बोल लो, उसका विस्तार कैसा है, उसका आकार कैसा है, विस्तार कहाँ से कहाँ तक, ये भी देखना पड़ेगा। और क्या देखना पड़ेगा, उसका आकार देखना पड़ेगा कि क्या आकार है उसका। ये अपन ये चीज़ें देख लेंगे स्लाइड में। दोस्तों आपको पता होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता है आपकी, ये आपकी उत्तर में जम्मू कश्मीर में एक स्थल है, कौन सा, बोले मांदा। मांदा जम्मू कश्मीर में एक स्थल है। वहाँ से लेके दक्षिण में कहाँ तक फैली है, महाराष्ट्र में एक स्थान है दायमाबाद। दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थान है, वहाँ तक ये सभ्यता फैली है। जम्मू कश्मीर के मांदा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद तक ये स्थान का इतना विस्तृत फैलाव है। पूर्व में देखें तो बलूचिस्तान में एक स्थान आता है, कौन सा, बोले साहब सुतकांगेडोर। अच्छा, बोले सुतकांगेडोर आता है, बोले हाँ। सुतकांगेडोर से लेके कहाँ तक फैली है, बोले उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र आता है आलमगीरपुर, वहाँ तक इसका विस्तार था। यानी हम अगर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखें, उत्तर दक्षिण विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर दक्षिण मांदा से लेकर दायमाबाद तक।
पूरा पश्चिम विस्तार कहाँ तक है, आलमगीरपुर से लेकर बलूचिस्तान के सुतकांगेडोर तक। ठीक है दोस्तों। फिर वही एक प्रश्न फिर बनता है आपसे कि जो मांदा है वो किस नदी के तट पर बसा है, तो सिंधु नदी के तट पर बसा है। ये तो आपको समझ आ ही जाऊगा। जो सिंधु नदी है जम्मू कश्मीर में से निकल के जाती है। जो मांदा है सिंधु नदी के तट पर बसा है। जो सुतकांगेडोर है आपका, वो जो दाश्क नदी है एक, जिसको दमिश्क नदी भी बोलते हैं, दाश्क नदी के तट पर सुतकांगेडोर बसा है। ठीक है। जो दायमाबाद है महाराष्ट्र का स्थल, वो गोदावरी नदी के तट पर बसा है, गोदावरी के। और जो उत्तर प्रदेश का अपना आलमगीरपुर है, वो हिंडन नदी के तट पर बचा है। कहाँ? हिंडन नदी के तट पर, हिंडन नदी के तट पर। दोस्तों कहीं ना कहीं जो आपके स्थल हैं वो इस प्रकार फैल रहे हैं ना, तो ये आपके जो स्थल हैं इस प्रकार फैल रहे हैं। ये हो जाता है आपका मांदा वाला पार्ट, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ये मांदा वाला पार्ट हो जाता है आपका। ये आपका आलमगीरपुर हो जाता है पूर्व में, आलमगीरपुर पूर्व में। और ये आपका महाराष्ट्र का दायमाबाद हो जाता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, दायमाबाद। और जो पश्चिम आता है ये आपका सुतकांगेडोर हो जाता है। तो आपको ये देख के लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल तो बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है ना एक, ये देखिए आप, ये ट्रायंगल बन रहा है अपना, लगभग ट्रायंगल जैसी एक संरचना बन रही है। इसीलिए जो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ये आपको देखना पड़ेगा, त्रिभुजाकार। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के आकार में इसके जो स्थान हैं, विस्तार वाले दूर वाले स्थान, वो फैले हुए हैं। मांदा फैला हुआ है उत्तर में, दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में अपना आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगेडोर। तो ये अपने स्थल हो जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपनी अगली स्लाइड पे कि अगली स्लाइड क्या कहती है। दोस्तों अपनी अगली स्लाइड है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसकी विशेषताओं के बारे में अपन वर्णन करते हैं। ये प्रश्न आपसे मुख्य परीक्षा में 6 नंबर के लिए पूछ सकते हैं, और अगर आपकी किस्मत ख़राब हुई तो यहाँ से 11 नंबर के लिए बन सकता है। क्योंकि कोई मुश्किल बात नहीं है मुख्य परीक्षा के लिए। अभी आपने 25 जो कल वाला पेपर है वो देखा होगा प्री का, कैसे प्रश्न बने थे वहाँ से। तो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी विशेषताएं बताना है अपन को। कैसे? ये 5 नंबर के लिए पूछ सकता है ये क्वेश्चन आपसे, और अगर ज़्यादा अतिथि आयोग ने तो ये 11 नंबर के लिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो हम क्या लिखेंगे? अगर आप पॉइंट डालना चाहें तो पॉइंट डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप बिना हेडिंग के डायरेक्ट पॉइंट लिख सकते हैं। हेडिंग डाल के लिखना हो तो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ की पॉइंट लिख रखे हैं, आप इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बोले साहब विस्तृत सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता एक विस्तृत सभ्यता थी, विशाल सभ्यता थी, मतलब एक बहुत बड़े आकार की थी, बहुत बड़े आकार में फैली थी, विशाल आकार में फैली थी। और आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसी के समानांतर 2 सभ्यताएं और चल रही थी। कौन कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और कहाँ की? मिस्र की सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, ये इन दोनों से विस्तृत थी। हड़प्पा सभ्यता इन सब से विस्तृत थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको एक पॉइंट हो गया आपका क्लियर। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी अपने आप में बहुत विस्तृत सभ्यता थी। ये तत्कालीन जो मिस्र की सभ्यता थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ये इन दोनों सभ्यताओं से विस्तृत थी। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा पॉइंट, जो सिंधु घाटी सभ्यता ये कैसी थी? बोले साहब ये शहरी सभ्यता थी। बोले अच्छा कैसे थी शहरी सभ्यता? दोस्तों अभी अपन ने छोटे लेवल में बात की थी 1 मिनट पहले कि जो शहरी सभ्यता है उसके लक्षण क्या होते हैं। तो जो शहरी सभ्यता होती है आपको पता होगा उसमें जो जीविका उपार्जन होता है, जीविका उपार्जन वो कहीं ना कहीं व्यापार व्यवसाय पे आधारित होता है, व्यवसाय पे आधारित, व्यापार पे आधारित, ये अंतर होता है एक। और क्या ग्रामीण सभ्यता कैसी होती है? तो साहब जो अपन आगे वाली सभ्यता देखेंगे जो अपनी आर्य सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता होगी। जो ग्रामीण सभ्यता होती है वो कैसी होती? बोले साहब वो पशुपालन पे आधारित होती है। कैसी? पशुपालन पे आधारित होती है। और गाय पे आधारित होती है। बोले साहब कृषि पे आधारित होती है। बोले अच्छा, बोले हाँ।
ये देख लिया अपन ने, जो शहरी सभ्यता थी अपने देखा व्यापार व्यवसाय पे आधारित थी। अपन अभी इसकी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से इसके और प्रश्न डिस्कस करेंगे, वहाँ बताऊँगा। जो ये सभ्यता थी अपनी, ये काय पे आधारित थी? व्यापार व्यवसाय पे आधारित थी। ठीक है, ये बता देखना है आपको। व्यापार व्यवसाय पे आधारित थी और ग्रामीण सभ्यता कृषि पशुपालन इन पे आधारित होती है। जो शहरी सभ्यताएं होती हैं उनमें क्या होता है दोस्तों? उनमें ये होता है कि जो मकान होते हैं वो कतारबद्ध होते हैं, विकसित होते हैं, वहाँ अवसंरचना का विकास होता है। मकान ना लिख के आप लिख लो कि जो शहरी सभ्यताओं में अवसंरचना विकसित होती है। कैसी होती है? यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, अवसंरचना विकसित होती है शहरी सभ्यताओं में, पूरी अवसंरचना। कैसी अवसंरचना? बोले साहब, सड़कें होती हैं वो विकसित होती हैं, मकान होते हैं वो विकसित होते हैं, जल निकास प्रणाली होती है वो विकसित होती है। ठीक है, जबकि ग्रामीण सभ्यता में इसका विकास नहीं होता। ये पॉइंट आपको देखना है। शहरी सभ्यता में अवसंरचना का उत्तम विकास देखने को मिलता है, जबकि ग्रामीण सभ्यता में अवसंरचना का विकास देखने को नहीं मिलता। ये हो गया। अब देखते हैं अपना अगला पॉइंट कि साहब जो शहरी सभ्यता थी ये व्यापार पे आधारित थी। ये हमने अभी देखा कि जो इनका जो हड़प्पाई जो लोग थे, जो हड़प्पाई लोग थे वो व्यापार व्यवसाय पे मुख्यतः आधारित थे, व्यापार पे आधारित थे। हम इसको देखेंगे कि कहीं से हमें लोहे की दुकान के साक्ष्य मिले हैं, कहीं पर व्यापार व्यवसाय के साक्ष्य मिले हैं, वो देखेंगे अपन। व्यापार पर आधारित थे ये, हड़प्पा सभ्यता व्यापार व्यवसाय पर आधारित थी। ठीक है, ये हो गया। जल निकास प्रणाली थी, कैसे थी? एक जल निकास प्रणाली थी, कैसी? उत्तम जल निकास प्रणाली थी, उत्तम जल निकास प्रणाली। ये इसकी विशेषताएं हैं दोस्तों। उत्तम जल निकास प्रणाली कैसे थी साहब? तो जो अपना जैसे अपन आप घर के सामने जो नालियाँ देखते होंगे, वो आज भी देखते होंगे कई जगह जो नालियाँ हैं वो खुली पड़ी रहती हैं, खुली पड़ी रहती हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? नालियाँ थीं वो अंडरग्राउंड थीं। कैसी थी? अंडरग्राउंड, भूमिगत, भूमिगत थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो नालियाँ थी भूमिगत थी, यानी जो जल बहता था नालियों का, वेस्ट वाटर बहता था, वो ऊपर नहीं बहता था, जमीन के नीचे बहता था, अंडरग्राउंड था। जो नालियाँ बनी थी वो ढांक दी गई थी, पत्थर से सील कर दी गई थी। इस प्रकार की व्यवस्था थी। सोचो, आज से 2300 साल पहले, 2000 साल पहले ऐसी व्यवस्था थी जो वर्तमान में आज भी लागू नहीं है। ऐसी व्यवस्था थी। पक्के मकान, पक्के मकान थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों, वर्तमान में कहते हैं कि इसके जो मकान थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वर्तमान के पेरिस के भवनों से भी अच्छे थे, पेरिस के भवनों से भी अच्छे थे। यानी पक्के मकान बने हुए थे। कैसे? पक्के मकान बने थे। अच्छा, बोले और क्या था? जो मकान थे वो कतारबद्ध थे, जैसे थे कतारबद्ध थे। अच्छा, ये समझ, ये विशेषताएं थी इसकी। कतारबद्ध थे, मकान ईंटों के बने थे। ठीक है, ये देख लिया हमने। अगली विशेषता क्या है कि सड़कें थी, अपन पक्के मकान बने, जबकि ग्रामीण सभ्यताओं में क्या होता है? कच्चे मकान बने होते हैं। कैसे? मिट्टी के मकान बने होते हैं। ये ग्रामीण सभ्यताओं की विशेषताएं होती हैं। ये लक्षण अपन अभी बात कर चुके हैं आप संरचनाओं में इनकी। अगला आता है समकोण पर काटती एक जो सड़कें होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, वो जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे? ये देखो, समकोण मतलब बराबर 90 के एंगल पर सड़कें काटती थी। ये कोई रोड है, यहाँ दूसरा रोड ऐसे आके बराबर काटता है ऐसे। ये देखो, जैसे ये रोड आ रहा है कोई था, इधर से ये रोड आ रहा है, यहाँ जब चौराहा बनेगा ना तो बराबर 90 डिग्री के एंगल पे बनेगा। यानी सड़कें होती थी बराबर एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी। लेकिन वर्तमान में सड़कें देखते हैं अपन, कई जगह सड़कें 90 डिग्री पर कटती नहीं है, बनती नहीं है इसी व्यवस्था से। तो ये घटनाएं हो रही हैं। लेकिन सोचो उस समय कैसी व्यवस्था थी कि इतनी विकसित सभ्यता वहाँ पर डेवलप कर ली थी लोगों में, कितने माइंडेड लोग रहे होंगे। अगला एक और विशेषता है तो स्नानागार है वो विशाल था। कैसा? कहाँ से मिला है अपन को? ये मिला है अपन को मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से अपन को स्नानागार मिला है। ये कैसा था? विशाल था। ये काय के लिए होता था? ये लिख दे रहा हूँ, विशाल था। अच्छा, ये स्नानागार जो था क्यों बनवाया गया था इतना विशाल? इसका आकार अपन देख लेंगे। इसके जो स्नानागार थे ये शाही स्नान के लिए बनवाया गया था, शाही स्नान के लिए। या शाही स्नान, आप ये कह लो कि आनुष्ठानिक स्नान के लिए। यानी जब भी यहाँ पे कोई
जब भी राज परिवार में कोई अनुष्ठान होता था, कोई पूजा होती थी, तो लोग इसमें स्नान करते थे। अनुष्ठानिक स्नान के लिए बनवाया गया था। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगला टॉपिक अपन देखते हैं कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता है, उसकी जो नगरीय संरचना है क्या रही होगी। हड़प्पा की नगरीय संरचना है, ऐसा प्रश्न पूछते हैं आपसे कि हड़प्पा जो संरचना है उसकी नगरीय व्यवस्था की विवेचना करो, वर्णन करो, क्या रही थी हड़प्पा संरचना। या आप ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं कि क्या हड़प्पा को एक नगरीय संरचना कहना उचित होगा। ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं। तो आप इसमें पहला पॉइंट क्या लिखोगे? पहला पॉइंट आप यही लिखोगे कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता की पहचान, हड़प्पा सभ्यता की पहचान शहरी सभ्यता के रूप में की गई है। पहचान शहरी सभ्यता के रूप में की गई, ये आपको पहला पॉइंट लिखना है, शहरी सभ्यता के रूप में। ये आपका पहला पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की पहचान शहरी सभ्यता के रूप में की गई है, ये पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा क्या है? बोले साहब जो शहर बसा था वो कैसा बसा था कि मान लो ये भूमि है अपनी, ये भूमि है अपनी, तो जो राजा का जो महल होता था, जो अफसरों के महल होते, जो सबसे ऊपर जो महल होता था वो होता था शासक वर्ग का, शासक का, राज परिवार का महल होता था। यानी जो हड़प्पा है, जो हड़प्पा क्षेत्र है, हड़प्पा जो नगर है हड़प्पा, और वहीं एक मोहनजोदड़ो पड़ता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कहते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो हैं उनकी पहचान गढ़ या टीले के रूप में की गई है। कैसे? बोले साहब ये ऊंचाई पर बसे थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ बसे थे? बोले ऊंचाई पर बसे थे, ऊंचाई पर बसे थे, ताकि ऊंचाई पर अधिक सुरक्षित चीज़ें रहते हैं। जो क्षेत्र ऊंचाई पर होते हैं वो अधिक सुरक्षित रहते हैं। कैसे? बाढ़ से भी उनको सुरक्षा मिल जाती है, विदेशी आक्रमणकारियों से भी सुरक्षा मिल जाती है। हम देखते हैं कि वर्तमान में पिछले जो किले बने हुए हैं, चाहे ग्वालियर का किला हो, चाहे रायसेन का किला हो, चाहे चित्तौड़गढ़ का किला हो, कोई सा भी हो, वो ऊंचाई पर बने हुए हैं। जितने भी किले हैं वो कहाँ बने हैं? ऊंचाई पर बने हैं। क्यों बनाते थे? सुरक्षा की दृष्टि से, विदेशी आक्रमणकारियों के भय से, आपदाओं के भय से, बाढ़ के भय से, इस प्रकार इनको ऊंचाई पर बना देते थे। तो जो हड़प्पा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ऊंचाई पर बसे थे, गढ़ या टीले के रूप में थे। तो इससे ऐसा अनुमान लगता है कि जो शासक वर्ग संभवतः, जो शासक वर्ग था वो इन्हीं नगरों में रहा करता होगा। इन्हीं जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, शासक वर्ग इन्हीं नगरों में रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि ये सुरक्षित थे, विदेशी आक्रमणकारियों से भी सुरक्षित थे और विभिन्न प्रकार की आपदाओं से भी सुरक्षित होते थे। इसलिए कहते हैं ना शासक वर्ग रहा करता होगा, ठीक है। जो निचले इलाके थे, जैसे ये हो गया अपना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये हो गए। लेकिन जो यहाँ पे जो इलाके थे, ये यहाँ ये मान लो ये घर बने हैं, ये ऐसे घर बने हैं ये, तो कहते हैं जो निचले इलाके थे यहाँ ईंटों के घर बने होते थे। कैसे? ईंटों के, कच्चे वाले। यानी जो पक्के घर होते हैं वो पत्थर के बनते थे, इनके पत्थर के। लेकिन जो नीचे के घर होते थे वो पत्थर के बनते, ईंट के बनते थे, मिट्टी के बनते थे, ऐसे बनते थे ये घर, ठीक है। और कहते हैं नीचे घर में कौन रहता होगा? सिंपल सी बात है, आम लोग, जो प्रजा लोग हैं वो रहते होंगे। कैसे? आम लोग रहते थे, ठीक है। अपन ने देखा कि शासक वर्ग कहाँ रहेगा? टीले पर रहेगा, मोहनजोदड़ो में, और कहाँ? हड़प्पा में। और जो निम्न वर्ग लोग होंगे, आम लोग होंगे, वो कहाँ रहेंगे? कच्चे घरों में, ईंटों के घरों में, मिट्टी के घरों में, निचले स्तर पर रहते थे, ठीक है। ये देख लिया हमने कि नीचे ईंटों के घर हुआ करते थे हड़प्पा लोग, और कच्चे घरों में कौन रहता था? आम लोग रहते थे। शहरों की और एक और विशेषता थी, अभी हमने देखा क्या थी, कि जो सड़कें थी वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। ये विशेषता थी ना यहाँ की। जो शहरों में जो सड़कें थी, हालांकि पूरी सभ्यता ही शहरी सभ्यता थी, तो यहाँ जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी बराबर। कोई सी भी सड़क हो, अगर वो कट रही है कहीं पे, चौराहा बन रहा है, तो बराबर समकोण पर बनता था वो। वर्तमान में भी ऐसी व्यवस्था लागू नहीं है, आप देख सकते हो। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और क्या था? उत्तम जल निकास प्रणाली थी। अगर जैसे मान लो ये सड़क है आपकी, ये सड़क है, और यहाँ से अगर जल की ये नाली निकल रही है तो इसको ईंटों से या पत्थरों से ढक दिया जाता था, अंडरग्राउंड कर दिया जाता था। क्यों कर दिया जाता होगा?
यार वर्तमान में कि नाली दिखे ना, गंदगी ना फैले, मच्छर मक्खी कीट पतंगे ना हो, इसलिए इनको ढक देते थे। उस समय भी यही सोच रही होगी इनकी। तो ये अपन ने नगरीय संरचना देख ली, अपन ने यहाँ पर इनके नगरी उत्तम जल निकास प्रणाली देख ली, समकोण प्रकार की सड़कें देख ली, कच्चे घर ईंटों के होते थे, इनमें आम लोग रहते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो 2 शहर थे, वहाँ पर शासक वर्ग रहता था और इसकी पहचान शहरी सभ्यता के रूप में की गई है। तो अपन ने यहाँ ये टॉपिक देख लिया। दोस्तों इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों अगले जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके लिए अगली वीडियो लेकर आऊँगा मैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।